This call is now taking notes. This call is now being recorded. ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ठीक है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन भी दिख रहे हैं क्लियरली। ठीक है, इफ आई अगर ज्यादा बड़ा करना है तो ये लो। ठीक है, चलिए। ऑल राइट। सो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि आप लोगों का जो लास्ट के 2 दिन बचेंगे, आज और कल, वो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है, उसके बाद भी क्लासेस आप लोगों की आज क्या है अपना 16 है राइट, कल 17, फिर 18 को एक तुम लोगों का लास्ट टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे राइट। तो उसके बीच में भी कुछ कुछ क्लासेस जो है लगा करेंगी, वो ऑप्शनल रहेंगी। जैसे मान लो 21 को आपका क्या कहते हैं, किसको किसी की शिफ्ट का पेपर होगा, तो वो डिस्कस करने के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही 22 को 23 को इस तरीके से तो होंगी क्लासेस, वो आप आ सकते हैं। और क्या कहते हैं, दूसरा आप लोगों को अगर लगता है कि 3 घंटे क्लास में जाएंगे तो वी विल ऑल्सो शेयर क्वेश्चन पेपर एज वेल। ठीक है, और उसके बाद मैं टॉपिक्स भी भेज दूंगी आप लोगों के ग्रुप में कि ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। मान लो 21 जनवरी को 2 शिफ्ट हो गई है तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाएगा। हालांकि देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो काफी टाइम बाद पता चलता है, बट वो मेमोरी बेस्ड में लगा लो। अगर 25 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के तो 15 तो पता लग ही जाएंगे कि 15 क्वेश्चन जो है इसी यही टाइप के आए हुए हैं। ठीक है, तो वो उसके बेसिस पे जो एनालिसिस होगा आई विल शेयर इन द ग्रुप कि ये टॉपिक से आप करके जाओ। ठीक है मैम, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, कुछ इश्यू है क्या लिंक में? यूके वाले बच्चे हैं यहाँ पे, उत्तराखंड वाले? मैम M01 वाले ग्रुप में वो लिंक नहीं आया आज। M01 दिल्ली? आप लोगों का जो क्लास का टाइमिंग होता है ना, अगर लिंक नहीं आता जस्ट टैग योर स्टूडेंट मैनेजर। दिल्ली के लिए लोकेश सर है, पंजाब के लिए मोहित सर, HP के लिए अंशु मैम एंड यूके के लिए राम सर। तो आप लोगों को उनको पहले बोलना चाहिए, अब क्लास में आके नहीं फिर बात होती है, बहुत डिले हो जाता है। ज्वाइन कर लेते अगर नहीं आए तभी तो। यस, आप अपने पास लिंक रखिए, क्लास का कौन सा केमिस्ट्री का होता है उससे आप ज्वाइन कर ला दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम बोथ ग्रेड 11 एंड 12। तो टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। आधे आज डिस्कस कर लेंगे और आधे हम कल डिस्कस करेंगे राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले तुम ही ट्राई करोगे, ये मैं यहाँ पे मैं नहीं कराऊंगी, पहले तुम ही करोगे क्योंकि अब तुम पूरा सब कुछ पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट यू विल ट्राई, देन फिर मैं आगे आऊंगी और इसको सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 is excited to n+1 orbit using the radiation energy of 1.47 into 10⁻⁻17 जूल as shown in diagram। आपको n की वैल्यू बतानी है। गुड इवनिंग। आपको n की वैल्यू बतानी है, RH की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से n+1 उसमें जा रहा ऑर्बिट में, ये वाली एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। n की वैल्यू बतानी है। तो अब अपने को ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। मैं आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करवाते हुए चलूंगी। यहाँ पे मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं, ट्राई किया है क्योंकि आपको भी पता है 50 क्वेश्चन में मैं सारी चीजें नहीं ले सकती हूँ राइट। सो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं ले सकूं जो कि आ सकते हैं पेपर में इस टाइप के। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, कोई मुझे बताएगा? यस गौरव जी बताओ क्या फॉर्मूला यूज करूं? एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये तो पता चलेगा ना तुम्हें, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, वहां से सवाल आया है।
तो which formula should I use? Yes, Amandeep, tell me. मैम 1 by lambda is equal to RH into Z square into 1 by N square minus 1 by N2 square. अच्छा चलो ये आप लगा रही हो. How will you find wavelength in that case? और जो आप ये लगाते हो ये फॉर्मूला आपका सेंटीमीटर इनवर्स में आता है. आपको तो RH जूल में दिया हुआ है. कैसे करोगे इसको सोल्व? आप लोगों को मैंने एनर्जी का वो बता रखा है क्या? फॉर्मूला जूल में बता रखा है ना? याद है तुम लोगों को? यस मैम बताया. डेल्टा E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 13.6 होता है, जूल में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वेयर 1 बाय, मैं n स्क्वेयर ले रही हूँ यहाँ पे और इसको ले रही हूँ n+1 स्क्वेयर. देखो भाई ठीक है, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे? डन है. चलिए आइए, अब ये कितना दिया हुआ है एनर्जी, जो बेसिकली ये हम कब लेते हैं चेंज इन एनर्जी, जब ट्रांजिशन की बात हो रही होती है. कितना है 1.47 इंटू 10⁻⁻17 जूल. Z कितना हो जाएगा लिथियम के लिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9. कंफर्म करेंगे सारे बच्चे? तो इसको मैं नीचे ले जाऊं 2.18 इंटू 10⁻⁻18, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. तो अपन क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n+1 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये अब अपने को सारी बात आती है ये कि अपने को ये सोल्व करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है साइड में. तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये तो 10 ही बच जाएगा, है ना, -17 + 18. ठीक है, इसको तुम मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड कर लेना. राइट, इतना ज्यादा नहीं होगा, कुछ तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा. तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 3/4 आने वाला है, पूरा 3/4 आएगा. करके देख लेना बेशक. ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करोगे. अब ना आप ऑप्शन पे जाओ, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें से कोई एक आंसर होगा, यस और नो. तो n की वैल्यू में क्या रखूं कि मेरा 3/4 आ जाए. गेटिंग माई पॉइंट? n की वैल्यू में क्या रखूं कि मेरा 3/4 आ जाए. तो अगर मान लो मैं n की वैल्यू लेट से 2 रखती हूँ तो क्या बनेगा देखना, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 + 1 क्या होगा 3 का स्क्वायर 9. क्या 1/4 माइनस 1/9 मुझे 3/4 लाके देगा? नहीं लाके देगा. तो ये नहीं हो सकता. ऐसी सी देखो, सी में अगर मैं n1 रखूं तो 2 + 1 आपका 1 + 1 आपका 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/4. यानी कि जब मैं n1 रख रही हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, लगभग 3/4. अगर मान लो आपका डेसिमल में निकाल के आ जाना इसको तो भी आपको पता चल जाएगा कितना होगा, 0.7 कुछ होगा, है ना. तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. हाँ जी सिमरन. मैम पहले का है. अच्छा, हाँ मनदीप. मैम लेफ्ट हो गया था जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे. मैम प्लीज बता दीजिए एक बार फॉर्मूला. ये वाला फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर. ये आपके लोअर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके हायर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा अगर जूल में बात हो रखी है तो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले तो रिवाइज करने ही है तुम्हें लास्ट टाइम पे. तो बोहर मॉडल के फॉर्मूले जरूर सारे बच्चे रिवाइज करके जाएंगे, रेडियस के, वेलोसिटी के, है ना, एनर्जी के, सारे बच्चे याद करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें मैंने कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हैं ताकि तुम लोगों को ये भी दिखा सकूं कि वो भी पेपर में आ सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है. देखो सबसे पहले जो हमें बहुत आसान लग रहा है पहले हम वो करते हैं. हालांकि इंटीजर बेस्ड सवाल था, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो इंटीजर बेस्ड भी थे पेपर में, मैंने उनको एमसीक्यू में फ्रेम किया हुआ है. ठीक है, तो ये इंटीजर बेस्ड था. तो देखो सबसे आसान मुझे लग रहा है ये वाला, डी वाला. P and D orbitals have 1 and 2 angular nodes. देखो एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स L के बराबर होते हैं, यस और नो.
एंगुलर नोड्स एल के बराबर होते हैं, रेडियल नोड्स क्या होते हैं n माइनस एल माइनस वन, और टोटल नोड्स क्या होंगे, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, जो कि n माइनस वन आ जाएंगे। तो p के लिए एंगुलर नोड क्या होगा, l की वैल्यू क्या होती है p के लिए 1 और d के लिए क्या होती है 2, यानी कि ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल सही है। उसके बाद ये क्या बोला, बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल एनक्लोज अ रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मान लो ये एस ऑर्बिटल है, इसका मैं बाउंड्री सरफेस बना रही हूँ, क्या आप बता सकते हो एग्जैक्ट कि यहीं पे इसी पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं ना, आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, ये नहीं बोल सकते कि 100% यही मिलेगा, तो ये वाला हमारा गलत हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, फिर वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल ठीक है। देखो जब हम p ऑर्बिटल के डायग्राम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, px py pz, इस तरीके से ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की इस वाले पॉइंट पे नहीं होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस वाले रीजन में होती है, ठीक है। देखो एक चीज है, अगर किसी ने एनसीईआरटी खोल रखी है तो वहां पे एक टॉपिक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप ओपन करना चाहो तो प्लीज कर सकते हो। इफ यू हैव योर एनसीईआरटी ऑफ ग्रेड 11, आपके पास है ये टॉपिक, मैं बता देती हूँ, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ तुम लोगों को, वेट मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी ये चीज। मैंने इंटेंशनली ये टॉपिक डाला है ताकि थोड़ा सा समझ पाओ। एक सेकेंड, लेट मी, देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, मैंने क्यों दिया ये क्वेश्चन, क्योंकि हम ना इग्नोर करते हैं इन चीजों को पढ़ते वक्त, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तुम्हें दिख रहा है टॉपिक 2.6.2 वाला, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सबको दिख रहा है? देखो एक बार पढ़ना चालू करो सारे इसको। द ऑर्बिटल वेव फंक्शन और साई, मतलब साई को इन्होंने क्या बोला हुआ, आपके ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का वेव फंक्शन बोला हुआ है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जो साई होता है, मैं इस पे ड्रॉ नहीं, मतलब कुछ लिख नहीं पाऊंगी, तो आपको ऐसे थोड़ा समझना पड़ेगा। जो साई है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, साई स्क्वायर का मीनिंग होता है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। However, for the different orbitals, the plot of wave function as a function of r क्या है, डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ठीक है, उसके प्लॉट बनाए गए हैं। क्या ये तुम्हें रेड कलर के प्लॉट दिखाई दे रहे हैं? सबको दिखाई दे रहे हैं? यस तो मैम। थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ। देखो हम लोग इधर ध्यान से तुम देखोगे तो ये जो प्लॉट बना रखे हैं, जो ये ए वाला तुम्हें दिख रहा है, वो बना रखा है साई वर्सेस आर। साई तुम्हारा वेव फंक्शन है, आर तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस है न्यूक्लियस से। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो तो देख रहे हो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की कम होती जा रही है, यस और नो, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो साई वर्सेस आर का जो ये वाला ग्राफ है, जो पहला ग्राफ है, वो ऊपर से चालू हो रहा है। ऊपर से चालू होने का मतलब क्या है, जब डिस्टेंस 0 है तो मैक्सिमम है, दिख रहे हो ग्राफ। और ये साई स्क्वायर देखो, ये भी मैक्सिमम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो एक बात बताओ, 0 पे मैक्सिमम है ना ये ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, यस और नो? बी वाले ग्राफ में बताओ, यस और नो? सेकंड वाले ग्राफ में क्या दिख रहा है, ऊपर से पहले सबसे मैक्सिमम थी न्यूक्लियस पे, फिर धीरे धीरे देखो फिर क्या हुआ, कम हुई, फिर एक मैक्सिमा आया, फिर जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ क्या बताते हैं, पढ़ना है इसको। द प्लॉट ऑफ ए द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, और बी वाला जो प्लॉट है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, जो हमें बताता है। तो ये बना रखा है 1s और 2s के लिए। पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो, फिर पूछना जो पूछना है। अब्दुल्ला लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। 1s और 2s के लिए बता रखा है। एक बात बोलो, अगर मैं तुम्हें बोलूं 1s में नोड्स कितने होंगे तो तुम बता सकते हो n-l-1 करके, यस और नो? ये आपको डायरेक्ट, अभी मैं इसका याद, एक सेकंड स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ, ये डायरेक्ट मैं तुम्हें याद करना सिखाऊंगी
क्योंकि पेपर में ना डायरेक्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एस का ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है, पी का ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस L माइनस 1 रेडियल नोड का, यस और नो। तो 1s के केस में रेडियल नोड क्या होगा, 1 n की वैल्यू माइनस 0 s के लिए माइनस 1 यानी कि 0, कोई भी नोड नहीं है वहां पे। ठीक है, मतलब 1s के केस में हर जगह कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। अच्छा, 2s में कितने नोड्स आएंगे, 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि एक नोड आएगा, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। और वो कौन सी जगह है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये एक सेकंड उससे दिखाती हूँ, ये दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जिसपे मैं कर रही हूँ, दिख रहा है, जहां पे ग्राफ को क्या किया इसने, टच किया है, जहां पे ग्राफ देखो एकदम टच किया है एक्स एक्सिस को, वो आपका नोड दिखा रहा है। तो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, एक्सट्रीम आपको नहीं देखना, एक्सट्रीम राइट पे देखना, बीच में ये जो टच कर रहा है, जितनी बार टच करता है उतने नोड होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा सकती हूँ क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, सिर्फ मैं इतना समझाना चाह रही हूँ कि जो एस के ग्राफ होंगे वो ऊपर से चालू होंगे। ऊपर से चालू होने का क्या मतलब है, स्फेरिकल होता है तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जो पी के ग्राफ होते हैं बेटा वो नीचे से स्टार्ट होते हैं। नीचे से स्टार्ट होने का मतलब यहां से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मतलब जब डिस्टेंस कम है, 0 है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो बस तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है, क्या, एस वाले ग्राफ ऊपर से चालू होंगे और पी के ग्राफ ओरिजिन से चालू होंगे। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखनी है जो मेरे को बतानी है। बाकी एक बार तुम ये वाली चीजें पढ़ लो जो इसने लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जर्मन ये physicist Max Born, the square of the wave function at a point gives the probability density of electron at that point. The variation of psi square versus of r 1s and 2s फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। देखो फिर वो कह रहे हैं 1s और 2s के लिए जो ग्राफ है वो डिफरेंट है। कैन यू सी दैट, वो हमें दिख ही रहा है क्योंकि 1s में एक भी नोड नहीं है, 2s में एक नोड है। फिर वो कह रहे हैं इट मे बी नोटेड दैट 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड इट डिक्रीजेस शार्पली, और डिक्रीज हो रहा है शार्पली जैसे जैसे आप उससे दूर जा रहे हो। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड 2s के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहले डिक्रीज हो रही है शार्पली टू 0 और दोबारा इंक्रीज हो रही है आफ्टर रीचिंग ए स्मॉल मैक्सिमम। मतलब शार्पली टू 0 का मतलब क्या है, उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 है। इज दैट क्लियर। फिर क्या लिखा हुआ है, it decreases again and approaches to 0 as the value of r increase further. The region where the probability density function reduces to 0 इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है। और इन्होंने नोड्स का फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है, n-1 टोटल नोड्स का फॉर्मूला यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अब ये देखो इस चीज को जो मैंने तुम्हें बताया है वहां पे कैसे यूज करोगे। एक बार रुको मैं स्क्रीन दिखाती हूँ, यहाँ पे आइए। पूरा टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, 2 दिन पहले मैं कोई नया टॉपिक नहीं छेड़ना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ग्राफ दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा याद रखना, ऊपर से चालू हो रहा है नीचे से चालू हो रहा है। चलिए अब ये स्टेटमेंट देखो, वो कह रहा है कि 1s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। सही है या नहीं है, सही है। ग्राफ अभी तुमने देखा ये इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, कोई नोड नहीं है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम, दिस इज आल्सो करेक्ट। 2s के लिए देखो, 2s के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहले तो इंक्रीज है, बिल्कुल ठीक है, तो मैक्सिमम एंड डिक्रीज शार्पली टू 0 नहीं, ऐसे जा रहा है उसका ग्राफ, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, पहले डिक्रीज हो रहा है शार्पली 0 फिर राइज कर रहा है। तो ये क्या हो गया अपना 0 को, मतलब गलत हो गया। ये बाकी मैंने तुम लोगों को बताई दी। ये देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज 0 एट न्यूक्लियस, ये बिल्कुल ठीक है कि वहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो ये भी ठीक है। तो हमारा A ठीक है, D ठीक है, E ठीक है, यानी कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तीसरा। ठीक है,
अब सुनो पूरा कंक्लूजन, याद क्या रखना है पेपर में आए, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाए क्वेश्चन तो कराना, नहीं तो छोड़ाना। क्या? पहला, नोट्स, एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला L, रेडियल नोट्स का n-l-1, राइट, और टोटल नोट्स का रेडियल प्लस एंगुलर यानी कि n-1, पहली चीज। दूसरा, जो p और बाइटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस पे 0 होती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा s के ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होंगे और p के नीचे से स्टार्ट होंगे, बस यही आपको बताना है, यही 3 बातें याद रखनी है तुम्हें, ठीक है, उसके अलावा नहीं रखनी, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दिमाग पे प्रेशर भी मत डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, ये देखो, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 4th ऑर्बिट, बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे वो डी ब्रोई का पूछेगा आपसे, बोहर रेडियस के साथ रिश्ता पूछेगा। क्या रिश्ता होता है, कोई मुझे बताएगा? पलक, कैन यू टेल मी बेटा, बोहर रेडियस का डी ब्रोई वेवलेंथ के साथ क्या रिश्ता होता है, बताइए। कृतिका, कैन यू टेल मी? आरुष, हर्षित, अब्दुल्ला, धनंजय? 2 पाई r बाय n होता है लैम्डा। 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। किसने? विशाल ने बताया क्या? यस। वेरी गुड विशाल। 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। क्या आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है क्या? तुम लोगों को जो बैच 2 वाले बच्चे हैं, तुम लोगों को मैंने जो पीडीएफ में भेजा था, अगर मैंने कहा था अगर आता है तो तुम कर सकते हो। 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। r रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n क्या होगा तुम्हारा वो ऑर्बिट, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट, और लैम्डा इज डी ब्रोई वेवलेंथ। तो यहाँ पे आप एक बार बताओ, रेडियस कैसे निकालते हो? 0.529 n स्क्वायर बाय z, ये तो फॉर्मूला याद है सबको, आर्मस्ट्रॉन्ग में हम रेडियस निकालते हैं। तो n क्या है? 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? और 0.529 a नोट मानोगे तो a नोट 16, अब z नहीं दे रखा मतलब हाइड्रोजन है, इज इक्वल टू 4 लैम्डा। कितना हो जाएगा ये? लैम्डा हो जाएगा 8 पाई a नोट, यानी कि आंसर विल बी 8। ये इंटीजर बेस्ड भी हो सकता है, तो अपने दिमाग में ये मत लाना कि मैम ये एमसीक्यू था क्या, राइट। तो 8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, ये तो आई गेस सबको ही आता है, करो ट्राई और हैंड रेज करो फटाफट से। अब्दुल्ला हो गया है क्या? यस मैम। ठीक है, सक्षम का हो गया, शाबाश। सिमरन का हो गया है, वेरी गुड। 3 बच्चों का हो गया है। ये तो मैंने हर एक बैच में कराया था और बहुत डिटेल में समझाया था इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी गुड दिव्या, विशाल। मेरे को लग रहा है आधी से ज्यादा जनता 12th के भरोसे जा रही है 12th के भरोसे जा रहे हो तुम लोग। आरुष आप बताइए बेटा। मैम 8। 8 और बाइटल्स होंगी। सिमरन? मैम 4। 4। 8 कैसे होंगे आरुष, देखना एक बार। आपके पास बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 4, ml इज इक्वल टू 0, तो 4 के करस्पॉन्डिंग कितनी सब शेल होंगी? 4 ही होंगी। कौन कौन सी? 4s, रेडियल, इसको हटा दो, 4s, 4p, 4d और 4f होगी। अब s में एक ही ऑर्बिटल होती है तो ml की वैल्यू 0 ही होगी उसके लिए, है ना। 4p के लिए, p के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, तो 3 वैल्यूज होंगी इंक्लूडिंग 0, यानी कि एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें 0 होगी। d में भी 5 होती है, एक 0 होगी। f में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होती है जिसमें से एक वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ऐसी कितनी ऑर्बिटल है मेरे पास आरुष? 4 ऑर्बिटल है। तो आंसर Yes, कितना आएगा बेटा? 4 4। आएगा, 4 आएगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन पूछे होते तो फिर कितने आते? 8 होते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो 4 में कितने आते? 8 आते।
डन है? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है जीरो डायपोल मोमेंट का. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन. एक ये प्रैक्टिस टेस्ट समझो इसको. देखो कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो. नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद जीरो डायपोल मोमेंट, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है. शाबाश. हाँ मनदीप बोलो. मैम अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में ml इक्वल टू 0 की जगह ml इक्वल टू 1 2 या 1 3 दे देते तो? अगर ml इज इक्वल टू 1 देते तो आप चेक कर लेते 1 किस में आ रहा है. 4p में आता है एक 1, 4d में आता 1 और f में होता तो आपकी 3 ऑर्बिटल हो जाती. अगर प्लस माइनस 1 होता तो यहाँ आती 2, यहाँ 2, यहाँ 2 तो 6 आंसर हो जाता आपका. ठीक है. आपको वैल्यूज पता होने चाहिए कि p की अगर 3 ऑर्बिटल है तो कौन सी ml की वैल्यूज होती हैं. +1 -1 0. d की 5 होती है तो कौन सी वैल्यूज होती है. +2 +1 0 -1 -2. f की अगर 7 वैल्यूज होती है तो कौन सी होती है. +3 +2 +1 0 -1 -2 -3. तब आप ये वाले क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे. चलिए 5th क्वेश्चन हो गया है. अच्छा ठीक है. हाँ जी अमनदीप बताइए कि क्या किया है आपने, बताओ. मैम ये क्वेश्चन मैं कर रही हूँ अभी. ठीक है. आदित्य आप बताओ मेरे को. आदित्य तारू वेरी गुड बेटा बताओ. 6 है. 6 है. तो मनीषा आप मुझे बताओ 6 कौन कौन से हैं वो. शाबाश. H2H, CO2, CH4 and silicon F4 और B2F4 और बाकी. कौन कौन से. एक तो H2, CO2, CH4, BF2 और कौन से रहेंगे बेटा. ये नो. वेरी गुड. SiF4 और हो गए. एक और रह गया BF3 रह गया है ना. H2 नॉन पोलर है, CO2 नॉन पोलर है, BF3 नॉन पोलर है, मीथेन नॉन पोलर है, SiF4 नॉन पोलर है, BF2 नॉन पोलर है, बाकी सारे पोलर है. तो कितने हो गए 6. क्या यही 6 सोचे थे सबने? बताइए. यस मैम. तो मैंने Yes, आपको Yes, ma'am. पहले बोला था. हाँ गौरव बोलो. नहीं मैम यही सोचे थे, ये बताया. मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था यार केमिकल बॉन्डिंग मत छोड़ के जाओ. मैंने कोई बैच में नहीं छुड़वाया है केमिकल बॉन्डिंग. आप लोग पता नहीं क्यों छोड़ के जा रहे हो. पता नहीं. मैं अब इस टाइम पे आप लोगों का मोराल भी नहीं डाउन कर सकती कि चलो भाई 12th करके चलो माता रानी का नाम लेके टिक मार्क लगा के आओ. बेटा थोड़ा सा बैकअप तो रखा करो ना अपना, कि अगर मान लो 12th में कोई क्वेश्चन फंस जाए. अब मान लो तुम कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया तरीके से करके आए हो, तुम 200 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करके गए हो. ठीक है. अपने टाइम पे जब करा है तुमने वो चैप्टर, लेकिन मान लो वहां पे बहुत गंदा सवाल आ गया, फिर क्या करोगे. गया ना 12th से क्वेश्चन. तो वहां पे तुम्हें 11th के क्वेश्चंस बचा पाएंगे ना. अब तुम बिल्कुल ही 11th को एकदम तुमने ऐसे इग्नोर मार दिया, फिर वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए. मैंने आपको सिर्फ 3 टॉपिक बोले थे पढ़ने के लिए, VSCPR, MOT और ये डायपोल मोमेंट. मैंने और बोला ही नहीं था. अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो फिर पता नहीं यार मुझे क्या बोलना चाहिए इसके बाद. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन VSCPR से आया हुआ है. तुम्हारे पेपर में, तुम्हारी शिफ्ट में भी मिलेगा तुम्हें. ये अभी टेस्ट में भी आया था तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. SF4 TISO आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इतने बॉन्ड पेयर इतने लोन पेयर होंगे तो कौन सी शेप होगी, ज्योमेट्री होगी. BRF3 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर T शेप. ये 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पिरामिडल आएगा और ये टेट्राहेड्रल आएगा. तो 3rd 4th 2nd 1st बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए एक सेकंड. ये सही रहता है. उसमें ना बार बार बंद होता रहता है. चलिए एकदम बढ़िया परफेक्ट. चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है AX4Y, ठीक है जी, हाँ मैम ठीक है। उसमें बोला हुआ है सारे के सारे एलिमेंट पी ब्लॉक से हैं। जो ए वाला एलिमेंट है वो रेयरेस्ट है, मोनो एटोमिक है, नॉन रेडियो एक्टिव है। तो सोचो कौन सा होगा, रेयर और मोनो एटोमिक वाला, बताओ। कोई नोबल गैस रही होगी, मैम जीनॉन। पहले उसकी बात करते हैं, नोबल गैस रही होगी। और फिर कह रहे जो ए है ना, रट्टा मत मारो, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप से आ सकता है। ए क्या है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है एक्स और वाई से, ठीक है, ये भी ठीक है मैम। और एक्स क्या है, कोई बहुत मतलब फर्स्ट नंबर पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होती है, यानी कि फ्लोरीन भैया जी हैं। और वाई सेकेंड मोस्ट। अब सोचो नोबल गैस कौन सी हो सकती है। हीलियम को अगर तुम छोड़ दो, चलो हीलियम को भी कंसिडर कर सकते हो, अगर मान लो किसी बच्चे के दिमाग में है हीलियम। तुम्हें पता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स कौन बनाता है, जीनोन बनाता है, जीनॉन। ठीक है। यस तो मैम। CXgOF4 कंपाउंड होगा। अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में नहीं बनी ऐसी बात, तो आप ध्यान रखना नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ देने। तो अगर 8 होते हैं तो कितने हो गए, 8 और 4 12/2 6, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर होंगे इसमें, और एक क्या होगा, तो ये बन गया हमारा स्क्वायर पिरामिड। मैम जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होती है इन इससे फ्लोरीन और ऑक्सीजन से, यस, क्योंकि जीनोन काफी नीचे आ जाता ना बेटा, हीलियम नियोन, आर्गन क्रिप्टोन जीनोन, तो उसकी कम हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। सो 7th हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो ये कहां से आया हुआ था क्वेश्चन, इन्होंने थोड़ा सा तुम बोल सकते हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को और केमिकल बॉन्डिंग को साथ में जोड़ के क्वेश्चन को पूछा हुआ था, ठीक है। तो हम बेटा वो कैसे भी कर सकता है, हर साल वो एक्सपेरिमेंट तो करता ही करता है, इस साल देखते हैं क्या नया एक्सपेरिमेंट वो करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। MOT से सवाल है, मैंने बहुत बार आप लोगों को ऐसे सवाल बोले थे करने के लिए, तुम्हारे शिफ्ट में भी आएंगे। इनमें से किसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है ना, पहले तो वही चेक कर लो, बाकी बातें तो बाद में कर लेते हैं फिर। जिसमें आपके ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सेप्ट और आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके पैरा। तुम लोगों की आवाजें क्यों फट रही है यार, नेटवर्क इश्यू है क्या, है, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो अब चेक कर लो N2 में क्या है मैम, N2 14 है, तो ये तो नहीं होगा, हटा दो इसको। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, ये पैरा होगा, ठीक है, पैरा होगा। और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2 अनपेयर्ड है, ये भी हटा दो। फिर लगे हाथ एक काम करते हैं, O2 की ही बात कर लेते हैं। O2 नेगेटिव में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और भर जाएगा यहाँ पे, ये देखो इसमें अनपेयर्ड आ गया, तो O2 नेगेटिव हमारा होगा। O2 2 नेगेटिव मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, तो एक और भर जाएगा ये, तो ये भी नहीं हो सकता। H2 प्लस में तो है ही एक ही इलेक्ट्रॉन, राइट। Cn नेगेटिव में 14 इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक होगा। He2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। जहां पे भी नहीं समझ में आ रही है चीज पूछ लेना, लेकिन वही बच्चा पूछना जिसने पढ़ रखा है, वो बच्चा मत पूछना जिसने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ, वो तो क्लास से भी जा सकता है मेरी, ठीक है। तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये रह गया अपना C2 नेगेटिव, तो C2 नेगेटिव में 13 इलेक्ट्रॉन है, तो जब तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो किसमें, सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4 आंसर आए हैं, अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। तुम्हें वो याद है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होते हैं तो क्या करना है, ध्यान रखना, वो ग्राउंड स्टेट के लिए है। जैसे मान लो एक ना बच्चों को डाउट होता है, इधर आओ, N2 और N2 नेगेटिव, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग सोचते हो
कि मैम N2 नेगेटिव 15 इलेक्ट्रॉन है, तो हम वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो। तो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई जाती है ना, वो किसके लिए होती है? ग्राउंड स्टेट वाले के लिए होती है। जैसे N2 के लिए जो तुम लिखते हो ना 14 वाली, वही सेम फॉलो होगी उसके आयन वाले फॉर्म के लिए। क्लियर है? हाँ या ना? ऐसे ही जो C2 का होगा वही फॉलो होगी उसकी C2 नेगेटिव या C2 नेगेटिव के लिए। ये ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है? यस मैम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, जो जिस बैच में मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं वो सारी ली हैं। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 9th क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। आपको दो स्टेटमेंट आया हुआ है। हाँ सिमरनजीत। मैम 8th वाला दोबारा बताना, C2 माइनस। 13 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, लिखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 13 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मालूम है या नहीं है? पहले तो ये बताओ। पता है मैम। बताओ चलो। जिसमें 1s2 14। हाँ बोलो, वेरी गुड। सिग्मा 1s 2s2 1 1s स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और सिग्मा इसके 2 बाद आता है पाई 2px। पाई देखो स्टार। याद ही नहीं है ना, तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये होता है जब 14 या 14 से कम होते हैं। तो भरो 4 6 8 9 10 11 12 13, तो एक अनपेयर्ड आ रहा है ना सिग्मा 2pz में, ठीक है? और जहां पे 14 से ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, वहां पे तुम्हें कुछ नहीं करना, सिग्मा 2pz पहले लेके आ जाना, बाकी सब सेम। चलिए आइए यहाँ पे देखो 13th ग्रुप से है। जिन जिन बैचेस में मैंने 13 ग्रुप करवाया है वो देख लो। 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? बोरोन का होता है, और बोरोन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सबसे, क्यों? क्योंकि उसका जो लैटिस है वो क्या होता है? काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका नेक्स्ट पेज ये है, यहाँ पे आ जाओ। दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, रुको रुको रुको, थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही थी, और क्या थी? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी थी, क्योंकि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही इस वजह से होता है क्योंकि उसका क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको मेल्ट करने के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन 10वां, मैं ट्राई करूंगी कि 25-30 क्वेश्चन आज करा दूं, और बाकी के जो बचेंगे वो कल कर लूंगी। आपको घर पे ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ घर पे रिवीजन करनी है। समझ में आ गई सबको? ये क्वेश्चन मैं ही क्लास में कवर करवाऊंगी आप लोग, यस। ठीक है? आप अपना रिवीजन पे फोकस कीजिए। अब क्वेश्चंस लगाने का भी टाइम नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर रिवीजन, ठीक है? चलिए आइए। गिवन बिलो द पेयर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। आ जाओ सारे। अपने पास क्या था? बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये था बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। साइज का क्या होना चाहिए? साइज का ट्रेंड क्या होना चाहिए? ऑर्डर की डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, तो हमारा ये होना चाहिए। लेकिन किसमें एक्सेप्शन थी, कोई बता पाएगा? एल्यूमिनियम एंड गैलियम। गैलियम और एल्यूमिनियम। वेरी गुड। एल्यूमिनियम और गैलियम में ही थी बस एक्सेप्शन। गैलियम का पहले आ जाता है, मतलब गैलियम का छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गैलियम में डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाती है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन देयर इज अ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो साइज उसका थोड़ा घट जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन द इनकरेक्ट पेयर। कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? यही है इनकरेक्ट पेयर, सेकंड वाला। देखो बाकी तो ठीक है, बाकी तो ठीक है। फिर वो कह रहे हैं पेयर ढूंढने के बाद फाइंड आउट द एलिमेंट एक्स हैज हायर आयनिक रेडियस देन अदर वन।
मैम ठीक है। गैलियम। मतलब वो ये कह रहे हैं, एक मिनट बेटा, मतलब ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम और गैलियम में हायर आयनिक रेडियस किसकी है दूसरे से। तो देखो एटॉमिक रेडियस में तो ये होता है, लेकिन जब आयनिक रेडियस की बात करती हूँ तो जो नॉर्मल चलता है ना डाउन द ग्रुप वही होता है, यानी कि गैलियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। तो तुम्हें उस एक्स यानी कि गैलियम का क्या बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है। तो आपको पता है ये बोरोन का 5 होता है, इसका 13 होता है, और 13 और 18 कितने हो गए 31। तो आंसर आ जाएगा 1। और मेरे ख्याल से जिसको मैंने 13 ग्रुप नहीं भी पढ़ाया है, ये एक्सेप्शन तो लेकिन मैंने पढ़ाई होगी आप लोगों को कहीं ना कहीं, या तो मॉक टेस्ट में आया होगा या मैंने पीरियोडिक में आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, मैम हाँ जी बेटा। जैसे हमने यहाँ पे तो ये कंसीडर करा है कि गैलियम गैलियम वो जो गैलियम वाला पेयर है वो गलत है, तो मैम ये भी तो कंसीडर कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, इसलिए एल्यूमिनियम गलत है, तो फिर 13 भी तो आ सकता है आंसर ऐसे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, लेकिन ये देखो ना, ये भी तो बोला है ना, पढ़ो एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ो। एंड इन दैट पेयर फाइंड आउट द एलिमेंट, मतलब इन दोनों में से उस एलिमेंट को ढूंढो जिसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होती है, तो गैलियम की होती है ना, तो गैलियम का एटॉमिक नंबर पूछा उसने, एल्यूमिनियम का नहीं पूछा। ठीक है, ये वाला भी तो दे दिया ना उठा के उसने पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। 11th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम, शाबाश बच्चों। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैं फिर से सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, चाहे ग्रुप 13 किसी ने मेरे से पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, मैंने कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ाई हैं, सुन लो आज। सबसे पहले हमें करेक्ट, और ध्यान रखना, पूरा ध्यान से सुनो, फिजिकल के क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम इतने नहीं कर पाओगे, टू बी ऑनेस्ट, समझे। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन इतने ज्यादा तुम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर पाओगे, ये है, ये फैक्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करना अगर हो सके। लेकिन इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर पाओगे, क्योंकि वहां पे मैच द फॉलोइंग आएंगे। सेम ऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक में भी तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से करके आ सकते हो, और इससे क्या होगा, आपके नेगेटिव कम होगा। तो जिसका तो ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन को देखते ही नहीं छोड़ोगे। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप जरूर उसको 2 बार जरूर पढ़ के आइएगा, तब ट्राई करो। नहीं निकला है तभी आप छोड़ के वो आगे बढ़ोगे। अगर तुमने ऐसे देखते छोड़ दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या पता बेटा, सपोज यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिला, तुम्हें सिर्फ 2 बातों का पता है और 2 का पता ही नहीं, क्या पता ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए बच्चों। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आप ये चीज करके आएंगे, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलो आ जाओ। अब इसमें क्या, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसने तो सिंपल ट्रेंड बता रखा है कि डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, जो कि ये गलत है। तो ए तो गलत ही है, तो ए है क्या कहीं, ये है, ये है। मेरे 2 ऑप्शन हट चुके हैं, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, बी डी सी डी, यानी कि डी तो ठीक है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट चेक बी और सी। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, यही ऑर्डर यस होता है। मैम। भालू, सारे बच्चे सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटती है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड होता है। ट्रेंड क्या होता है, तुमसे वो ऑर्डर पूछेगा, भालू था, ये नहीं पूछेगा अच्छा चलो बताओ भाई डी और एफ वाले की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, अच्छा ऑर्डर याद करना पड़ेगा। भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, है क्या, भालू थालू इंडिया गए आलू लेने, ये करेक्ट है बिल्कुल। तो आंसर यही होगा। मैम डेंसिटी का क्यों गलत है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, ये देखो गलत लगा उल्टा। रखा है इसने ऑर्डर। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसे लिखवाया था तुम्हें, W से, बैंगन आलू गाजर इन थैला, देखो सबसे ज्यादा बोरोन की है, फिर थैलियम, फिर गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम, ये भी ठीक है। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 ट्रेंड उसने पूछ लिए हैं।
अब ये नहीं कि बच्चे जाके ग्रुप 13 पढ़ने लग जाओगे, अब तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। वो पढ़ना है तुम्हें जो तुमने पढ़ा है, चाहे तुमने 5 चैप्टर किए ना केमिस्ट्री के, वही पढ़ के जाओ पेपर में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोल रखी है और आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा। बोलो क्या कहते हो? ये तो मैंने मेरे ख्याल से बोला भी हुआ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैम ग्रुप 13। आप ये देखिए कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है किन दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में, वैल्यू के बीच में सबसे ज्यादा लार्ज डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो 3600 और 25,000 सबसे ज्यादा यहाँ आ रहा है। तो 3 वैल्यूज के बाद आ रहा है ना, या तुम ऐसे देख लो, जहां पे 2 वैल्यूज के बीच में डिफरेंस आ रहा है वहां पे एक लाइन लगाओ और उसके लेफ्ट हैंड साइड देखो कितनी वैल्यूज हैं, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 3। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 13वें ग्रुप का एलिमेंट है। डन हुआ? तो ऐसे करें, ये क्वेश्चन कोई नहीं भूल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आती हूँ मैं। पढ़ना है इसको 13 को। ऑक्साइड, टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट अमंग लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये दिया हुआ है। तो आप ये देखिए कि लिथियम, एक दूसरे का आंसर देख के तो नहीं बोल रहे ना, लिथियम के नीचे सोडियम आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, बैंगन आप बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम। आपको पता है लेफ्ट टू राइट साइज घटता है और ये डिक्रीज इंक्रीज होता है। तो अब सबसे छोटा तो हमें साफ दिख रहा है, कुछ एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बोरोन। तो बोरोन कौन से टाइप का बनाएगा ऑक्साइड, B2O3, क्यों, NH2 होता है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 आने वाली है। तो B2O3 यानी कि A2O3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आपको ऑक्साइड्स दे रखे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपको बताने हैं। एल्कली मेटल्स कौन से ऑक्साइड्स, एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, तो Na2 तो बेसिक होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक होगा। N2 और NO क्या है, न्यूट्रल है। बताया था नो को नाश हुआ। यस मैम। यस मैम। शाबाश, नो को नाश हुआ। तो यानी कि ये तो न्यूट्रल हो गया, बचा क्या, आर्सेनिक का ऑक्साइड। तो आंसर वैसे इंटीजर बेस था, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, आइए थोड़ा सा अच्छे से देखिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं 70% बच्चों की शिफ्ट में ये मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सोचो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, एरोमेटिक तो है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सी जगह पे आता है, जहां पे उसको देखिए अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं तो वहीं पे जाऊंगा। तो यू हैव टू चेक कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल भागे 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 आएगा। ठीक है, तो CN तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो खींचता है बेचारा, इलेक्ट्रोफाइल तो मुंह ही नहीं लगाएगा इसको। Cl भी -I लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस मतलब इलेक्ट्रोफाइल इसको भी मुंह नहीं लगाएगा। मिथाइल क्या लगाता है, +I और +H। OMe क्या लगाता है, +M और -I, बट +M डोमिनेटिंग होता है। तो अरे एक मिनट, अभी मैं एक रूल बना रही हूं, मेरी क्लास में आंसर नहीं देगा कोई, फिर मैं किससे पूछूं, तुम पहले ही अगर आंसर दे दोगे बेटा मैं पूछूं किससे, अगर आता है तो लिखो अपने दिमाग में, एक्सप्लेन करते जाओ।
राइट, यू कैन रेज योर हैंड, मैं पूछ लूंगी। तो मेरे को कृतिका आप ये बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में मैक्सिमम होगी? ये तो मैंने मेरे ख्याल से सारे बैचेस में ही पढ़ा रखा है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैम नहीं पढ़ा हुआ। बताइए, है क्या क्लास में? तो पता भी नहीं ना कौन से बच्चे हैं कौन से नहीं है। हाँ बताओ कृतिका। सौम्य आप बताओ, इतना टाइम नहीं लगा सकती बेटा। सौम्य आप बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग में? मैम बी वाले में। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, मीजोमेरिक से प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये सिर्फ प्लस एच और आई से बढ़ा रहा है, राइट? तो बी वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर सी वाला होगा। अब ये सी एन क्या कर रहा है, माइनस आई और माइनस एम से खींच रहा है, ये बेचारा बस माइनस आई से खींच रहा है। तो ए, फिर लास्ट में डी। देखो कोई है क्या ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सारे बच्चे कंफर्म करो। हाँ, मनीषा हो जाएगा? यस मैम। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। The interaction between pi bond and lone pair of electron present on adjacent atom is responsible for hyperconjugation, inductive, resonance, electromagnetic effect. बताओ कौन सा इफेक्ट होगा? बोलो बोलो नितांत। रेजोनेंस। वेरी गुड, रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप छोड़ सकते हो, पढ़ना भी नहीं आपको ये हाँ बस इतना ध्यान रख सकते हो, रिएजेंट की उसमें जब रिएजेंट होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, वरना नहीं। जैसे एक एग्जांपल देखो, लोन पेयर और पाई बॉन्ड की इंटरेक्शन हो रही है, क्या हो रहा है ये, क्या कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, बताओ भाई? रेजोनेंस। इंडक्टिव में तो वैसे भी सिग्मा बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट होती है, यस और नो? यस। हाँ या नो? और हाइपर कंजुगेशन में तो ये तो होता नहीं है। तो आंसर क्या देगा? डी। ये तुम्हारा पता क्यों किस कहाँ पे आया था ये 2024 में? आ गया। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, और लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर का मतलब मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर, मतलब किसके इक्वल होता है? रेजोनेंस एनर्जी उसको हम बोलते हैं। वैसे भी तुम्हें नहीं भी पता तो भी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन देख के, 2024 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, स्टार्ट करो। ये मैं नहीं बताऊंगी, तुम करोगे क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। 2022 में आया था ये, सोल्व करिए इसको। गलत सही जैसा आता है सोल्व करो और हैंड रेज करो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे? सिमरन प्लीज ट्राई, हर्षित जी ट्राई करो। आकाश, हर्ष कहाँ गए? मैम ये क्या करा रहे हो, हमारे तो ऊपर से जा रहा है। दिव्या, नवजोत, अंजलि, सिमरन, नितांत, गौरव, ये तीन बच्चे तैयारी करके बैठे हैं। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हैंड रेस कर रहे हैं। सक्षम हो गया, आरुष हो गया। सारे बच्चे ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना, मैं समझाऊंगी। ट्राई तो करो। दो मिनट और लो, फिर करते हैं इसको।
गौरव हो गया आपका? यस मैम। ठीक है, नितांत का हो गया, सक्षम का भी हो गया, वेरी गुड। आरुष आ रहा है समझ में बेटा? यस मैम। ठीक है, सिमरन आपका हुआ? यस मैम। हाँ चलो, सिमरन बताएगी कैसे करेंगे, जैसे तुम्हें आता है बस वैसे ही बता दो। मैम सी का तो मैम सबसे कम होगा मैम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। वेरी गुड, क्योंकि ये देखो सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, देख रहे हो, तो सी का तो सबसे कम होगा। और हाँ एक और चीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाना है, ये समझ में आ गया ना? यस। तो सी से कम है, तो वैसे आंसर भी आ गया है। फिर और आगे एक्सप्लेन करो। मैम फिर उसके बाद मैम डी का सबसे ज्यादा होगा मैम। क्यों होगा बेटा? मैम क्योंकि फिनोल और ऑक्सीजन मैम दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मैम। वेरी गुड, अरे क्या बात है, मेरे से भी अच्छा एक्सप्लेन किया इसने। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है बेंजीन रिंग में, ये वाला राइट हैंड साइड वाला, और फिनोल वाला भी दे रहा है, तो भाई साहब इसको डबल पैसा मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल तो खुशी खुशी जाएगा। तो डी का सबसे ज्यादा होगा और सी का सबसे कम। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ये ऑक्सीजन दे रहा है, और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ये तो -I से खींच रहा है और ये -M से खींच रहा है, समझे? तो ए, फिर यहाँ पे बी। आया समझ में ऑर्डर? यस मैम। ये तो मालूम है ना तुम लोगों को कि सबसे ज्यादा आप एरोमेटिक देखोगे, मतलब जब, वैसे तो ये अलग लाइक स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा जब, फिर आप देखोगे रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, और सबसे कम जो स्टेबल होता है वो होता है एंटी एरोमेटिक स्पेसिस। ठीक है, ध्यान रखना, इसको काम में आएगा बेटा। मतलब एंटी एरोमेटिक को देखकर तो सबसे पीछे लगा देना तुम लोग, सबसे पीछे, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बताया सिमरन तुमने, वेरी गुड। चलो अब तुम्हारी फेवरेट इनऑर्गेनिक पे आ जाते हैं, जो तुम्हें बड़ी खुश कर देती है 12th की इनऑर्गेनिक। चलो स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन करिए। अब इसमें मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कम से कम 20 बच्चे तो हाथ खड़ा करेंगे। चलिए, चलो 6 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। और यार टीचर का रिप्लाई तो कर दिया करो व्हाट्सएप पे, करते ही नहीं हो तुम लोग, मैं भी नहीं करूंगी फिर मैं पूछोगे तो। ठीक है, ओके। आदित्य तारू प्लीज ट्राई करो, आर्यांश, हरमीत, अंशुमन, शाबाश आर्यांश, बबल, आकाश, सोना नहीं है, सो गए तो गया, काम हो गया। यार ये तो 12वीं का चैप्टर है यार, ऐसे मत करो, बेइज्जती क्यों करवा रहे हो तुम लोग? केमिस्ट्री की इज्जत क्यों वो कर रहे हो तुम लोग हैं? ये तो 12वीं का क्वेश्चन है। चलो अभी भी 10 बच्चे कम से कम यार, 20 तो करो। हाँ चलो ठीक है, अभी थोड़ा मेरे को शांति मिल रही है मुझे, मेरी ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सोल को मेरी। ठीक है, चलिए आइए, क्या क्या आंसर लगाया बताना सारे 17 बच्चे। हम ऑप्शन है। सी। ऑप्शन है, मैम सी। एक काम सी। करो चैट में डालो, सारे चैट में लिखो, मेरे को सारे की आवाज मिक्सअप हो गई है। सी 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 सी। तो अब्दुल्ला का ए क्यों आ रहा था? आओ देखते हैं, लेट्स नो मैम, चेक। सी आ रहा है, वो मैंने आर को पहले नहीं रखा था। पेपर में मत कर देना ये। Fe+3 में D5 होंगे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, वेनेडियम+2, स्कैंडियम टेरिविडाई, स्कैंडियम टेरिविडाई 3D3 4s2, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 5 हैं। और आर में Fe+2 D6 यानी कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे ज्यादा पी में, फिर आर में, और फिर क्यू में। तो ये आपका ऑर्डर होगा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी आपको तुम्हारी शिफ्ट में देखने को मिलेगा।
ठीक है, चलिए आगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। पैलेडियम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं हमेशा। ठीक है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना इनकी स्क्वायर प्लैनर में, तो भाई साहब सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे, और सॉरी सारे की पेयरिंग हो जाएगी। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे प्लेटिनम +2 में है D8, सबकी पेयरिंग हो जाएगी, तो एक भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा। तुम्हें मत्था मारने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, लगा के आ जाओ, जीरो, खत्म कहानी। ठीक है, आइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ये आपका मैंने जान करके क्वेश्चन डाला है मेटल इन कार्बोनिल से। तुम लोगों को मैंने जो एक्सेप्शन वाली क्लास लगाई थी लास्ट में, मैंने बोला था ना स्ट्रक्चर याद करना। ठीक है, उस बैच में कुछ एक बैच में लगाया था। तो आपको बताना है सीओ फॉर्म्स अ ब्रिज। कहाँ पे सीओ ब्रिज का काम कर रहा है? अब तुम ध्यान देना, तुम्हारे एनसीईआरटी में ओस्मियम और इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ था, नहीं दिया होता ना, लेकिन इसका दिया हुआ था, और तुम्हें पता है ब्रिजिंग इसमें ही होती है। देखो सारे बच्चे एक बार, बी नहीं मेरा बेटा, ए। ये देखो इस तरीके से दो सीओ इस तरीके से ब्रिजिंग का काम करते हैं, दिख रहा है? ये दो, ये 6 टर्मिनल और 2 ब्रिजिंग, तो ए वाले में ब्रिजिंग होती है। ये जो जितने बच्चे बैठे हैं एनसीईआरटी में लास्ट में है बने हुए स्ट्रक्चर, अगर आपने मेटल इन कार्बोनिल टॉपिक पढ़ा है तो आप ये कर लेना। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल कभी हाथ भी नहीं लगाया, वो आप रहने देना। ठीक है, चांसेस कम है आने के, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, हो जाएगा ये। चलो 22 वाला करो क्वेश्चन। अभी आया हुआ है एनसीईआरटी की टेबल से। मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? कौन सा है? Mn2 एमेंटोस। वेरी Mn2 गुड, Mn2O3। तुम लोगों को याद है यहाँ पे Mn है, Mn+3, और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, कोबाल्ट+3। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसके हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन तुम्हें याद भी रखना है। टाइटेनियम +2 में है यहाँ पे, वेनेडियम +2 में है। मैग्नीज +2 में जाना भी चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? D5 मिल रहा है। यस और नो? यस तो मैम। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर यही है। अब Mn क्योंकि यहाँ पे +3 में है, तो आपको क्या पूछा है? अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो Mn+3 में D4 होता है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4.8 के आसपास आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैंने कहा था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया है मैंने सबको। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पे सवाल आया हुआ है। देखो ध्यान से पढ़ो इसको, एक बार तुम पढ़ो, मैं तो करवा ही दूंगी।
आयनिक क्लोराइड्स के लिए होता है वो टेस्ट, ठीक है, आयनिक क्लोराइड के लिए होता है। तो आपको क्या करना है, NaCl है, H2SO4 है, ए क्या लेते हैं हम लोग, कोई मुझे बताएगा, ए क्या लेते हैं हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बताओ। Mate. वेरी गुड, पोटेशियम मैं बता देती हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट आप लेते हो, ठीक है, क्योंकि आयनिक क्लोराइड के लिए टेस्ट होता है, तो अगर क्लोराइड है तो देगा वो टेस्ट। सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपको रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स मिलते हैं, और वो वेपर्स होते हैं किसके, क्रोमाइल क्लोराइड के, ठीक है। साइड प्रोडक्ट आपको क्या मिला है, छोड़ दो, ठीक है। फिर जब इसकी रिएक्शन आप NaOH मतलब बेसिक सॉल्यूशन से पास कराते हो तो आपको मिलता है ये ये क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट मिलता है, ठीक है, बी ये हो गया। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Cr2O7। गेटिंग माई पॉइंट। आपसे यही पूछा है कि जो सी बनेगा ना उसमें ऑक्सीजन कितने होंगे टर्मिनल, तो आपको पता है ये डाइक्रोमेट, 6। कितने हैं टर्मिनल, छह, आया ना, बोलो भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये अब ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अगर आप लोग भूल गए तो पढ़ लेना इसको जाने से पहले। मैंने आपको सारे केमिकल टेस्ट की PDF दे रखी है ना, उसमें ये वाला मिसिंग है, वहां पे टोटल शायद 20 है, एक ये और ऐड कर लेना पढ़ के रिवाइज करके, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। हर एक टेस्ट किसी ना किसी बच्चे की शिफ्ट में जरूर आएगा, चाहे फिर वो आइडोफोम आए, कार्बिलामीन, फैलिन, टोलेंस, बेंडेक्ट, क्रोमाइल क्लोराइड आए, समझ रहे हो, हिंसबर्ग टेस्ट आए, कार्बिलामीन टेस्ट आए, लुकास टेस्ट आए, किसी की शिफ्ट में कोई भी आ सकता है, ठीक है। आइए 24वां मैम, क्वेश्चन और कर लो, इनकरेक्ट रिलेशनशिप। हाँ जी मैम बोलिए। 24 का डी ऑप्शन। अच्छा पहले 24 ही कर रहे थे तुम, 23 पे मतलब ध्यान नहीं था। इनकरेक्ट रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग पेयर्स इन रिलेशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, अपने को गलत वाला बताना है। अब गलत वाला बताना है तो कैसे करेंगे, देखो देखो Fe3+D5 होता है, ठीक है, और ये होता है आपका क्या बोलते हैं D6, ठीक है। तो आपको पता ही है अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हाफ फील्ड है, तो यहीं से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये तो ठीक पेयर है, बोलो हाँ है ना, बोलो। यहाँ पे देखो ये D6 है, ये D5 है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दिक्कत होगी तुम लोगों को, बताओ भाई। Ma'am, in the first is. ठीक है, यानी कि D5, ये गलत हो गया ना, फिर अपन से गलत ही पूछा था, अपन से गलत ही पूछा था, कर लोगे। मैम एक बार दोबारा समझाना मुझे, यस इस तरीके से सोचेंगे इस क्वेश्चन। देखो आपको ये पूछा है, सुनो, इनकरेक्ट रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग पेयर इन रिलेशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी क्या ही सोचना है। तो वो कह रहे हैं कि Mn+2 की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी Mn+ से। मतलब जैसे मान लो, चलो ये वाला देखो, क्रोमियम, क्रोमियम में क्या होता है 3d5 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्रोमियम +1 बनेगा, हाँ या ना, तो D5 होगा। और इसमें क्या होगा D5s1, बोलो क्या कहते हो Mn+ में। तो जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से ज्यादा मुश्किल होगी तुम्हें, D5 या D5s1, D5 से, यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो Cr+ की ज्यादा होगी, यानी कि जब Cr+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहां पे तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये करेक्ट पेयर है तीनों, ये वाला गलत था और आपसे गलत ही पूछा है, समझे अब कैसे किया। गौरव जस्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड चेक करो कि किसमें से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए, बस वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो, 25 कर लेते हैं, बाकी हम कल वाले में करेंगे। ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया आपकी 12th की, ठीक है, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है 12th की। आइए, high concentration of strong nucleophilic reagent with secondary alkyl halide which do not have bulky substituent will follow SN2। सोचो, SN2 में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज उस पर डिपेंड करता है
और अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो SN2 को पक्का फॉलो करेगा, क्योंकि सारी चीजें SN2 को ही क्या कर रही हैं, फेवर कर रही है। हाँ कि ना? यस मैम ट्रू है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है लेकिन बहुत ज्यादा इथेनॉल ले लिया है, राइट, यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या वो SN2 को फॉलो करेगा SN1 को? SN1 SN1 को। SN1 क्यों? क्योंकि सेकेंडरी एल्काइल, इधर सुनो, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN2 को भी फॉलो, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN2 भी दे सकते हो और SN1 भी। कैसे डिपेंड, कैसे देखोगे? सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है। अगर पोलर प्रोटिक दिया हुआ SN1, अगर पोलर ए प्रोटिक दिया होता है DMSO, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, ईथर, तो वो SN2 को फेवर करता। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपनी कैसी हैं, ये करेक्ट। सही है। तो 25 क्वेश्चन है, 25 और है, ठीक है। तो ये आपको इतना, मतलब आई होप ये 25 क्वेश्चन आगे होंगे समझ में, और बाकी के हम कल करेंगे। अभी आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। अभी आप लोग रिवीजन पे फोकस करेंगे। इसका मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है जी। अपने फॉर्मूला रिवीजन करो अच्छे से, फिजिकल में जिसको दिक्कत आती है, राइट। और आज डेट बताओ क्या है? 16 जन। और जिसको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है, रिएजेंट रिवाइज कीजिए, है ना। जो जो मैंने चीजें बता रखी है, नेम रिएक्शन पढ़ो अच्छे से, केमिकल टेस्ट पढ़ के जाओ, अमीन्स का पढ़ के जाओ, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों को करके जानी है रिवीजन में। और जिन्होंने ये मेरे बोली, जिन्होंने लाइक मेरी कभी सुनी ही नहीं है, तो आप प्लीज वो करके जाओ जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। तो कल और लगेगी आपकी मेन क्लास।